गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं, इजराइल फिलिस्तीन समस्या का कारण हम लोग कारण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को समाधान पढ़ना है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। पूरा दुनिया अभी इन दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका साक्षी बना हुआ है। बहुत लोग उसे 2020 मैच की तरह मज़ा ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शांति प्रयास में लगे हुए हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो जाए, मानवता की जीत हो जाए। हम लोग देखते हैं कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है एज ए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए, इजराइल फिलिस्तीन की समस्या का कारण तो पिछला क्लास में पढ़ चुके थे कि पहला कारण क्या था। पहला कारण था आपका एक उपनिवेशवाद, अंग्रेजों का उपनिवेशवाद। अंग्रेजों का उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हो गया? उपनिवेशवाद का मतलब क्या हो गया? उपनिवेशवाद का मतलब हो गया कि जो कॉलोनी बना के रखता था, जैसे भारत को गुलाम बना के रखा था, वैसे ही फिलिस्तीन को गुलाम बना के रखा। और जब ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म करके फिलिस्तीन को गुलाम बनाया, और जब फिलिस्तीन को छोड़ना पड़ा उसे, तो उसे दो भागों में जैसे तैसे बांट दिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और वो लोग अभी तक लड़ रहे हैं। दूसरा क्या है? कट्टरता। अब क्या हो जा रहा है, इनको तो जो करना था करके चले गए साहब। अब वहाँ के जो लोग हैं फिलिस्तीन और इजराइल के कट्टरवादी सोच, अब वो दोनों आपस में लगे पड़े हुए हैं, और उसका हर्जाना, उसका भुगतान करना पड़ रहा आम जनता को जो शांति से रहना चाहता है। तो इसका दूसरा कारण था कट्टरता। कट्टरता कह सकते हैं, संकुचित सोच कह सकते हैं, सोच है ना। इसका मुख्य इसका दो कारण था। अगर हम कारण जान चुके हैं तो समाधान भी निकल सकता है, समझ सकते हैं हम लोग। इसका समाधान को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। क्या हो सकता समाधान? आप बताइए, आप लोग सोचिए क्या हो सकता समाधान। तो इसका कुल मिला के दो समाधान मुझे नजर आता है। पहला एक है, समाधान को अगर देखा जाए तो पहला एक व्यवहारिक रूप से देखते हैं हम लोग। व्यवहारिक है ना, उसको ऐतिहासिक रूप में भी कह सकते हैं। इतिहास इसको हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। दूसरा क्या? दर्शन। दर्शन कहने का मतलब क्या हुआ? फिलॉसफी। गांधी, नेहरू, टैगोर, ये सब कुछ फिलॉसफी था, उसके आधार पर हम लोग इसको समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कट्टरता से कभी भी समाधान नहीं निकलता है। आप कट्टरता से किसी को जीत सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ना। हमें समाधान निकालना है। तो पहला व्यवहारिक और दूसरा है दर्शन। तो व्यवहारिक में अगर हम देखते, शुरुआत इससे करते, इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, जनरली अगर आज का परिदृश्य देखा जाए, जो स्थिति बना हुआ है, लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल इतना कट्टर दुश्मन है कि कभी भी मित्र नहीं बन सकते हैं, और ना ही इनका समस्या का कभी समाधान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज आप प्रेजेंट सिनारियो को देख रहे हैं, आप वर्तमान को देख रहे हैं, है ना। लेकिन कभी इतिहास को पलट के देखिएगा तो इतने न जाने कितने कट्टरता वाले लड़ाई हो चुका है, इतना मतलब कि विभीषक लड़ाई हो चुका है, इतना खतरनाक लड़ाई हो चुका है, दो देशों के बीच में इतना कट्टर दुश्मनी रह चुका है, लेकिन फिर भी वो बाद में जाकर मित्र बन गए और शांति से दोनों देश चलता रहा। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किसका? अमेरिका और जापान का। देखिए, पहला हम लोग ले सकते अमेरिका और जापान। अभी हमास 5000 रॉकेट दाग दिया इजराइल पर। इजराइल भी कम नहीं है, वो भी गाजा पट्टी को पूरा कब्जा किए हुए है, उस पर बहुत ऐसा सलूक कर रहा है जो मानवीय नहीं है। तो दोनों तरफ से हो रहा है। वो 5000 रॉकेट चल रहा है तो वो भी न जाने कितना लोगों को मार दिया, और जो गाजा पट्टी और फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक में कर रहा है इजराइल, वो भी कुछ मानवता के लिहाज से उचित नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन वही होता है, कट्टरता और अशांति हमेशा दुख और पीड़ा लेकर आता है दोनों तरफ से। तो अमेरिका और जापान, तो अगर देखें तो अगर दूसरा विश्व युद्ध देखिएगा तो 5000 रॉकेट तो भूल जाइए,
अमेरिका इस पर परमाणु बम ही गिरा दिया था। और इसका नतीजा जापान को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हिरोशिमा नागासाकी याद है ना, वहीं पे गिराया था। और वहाँ अभी भी लोग अपंग पैदा लेते हैं, बहुत सारा जेनेटिक बीमारी लेकर पैदा लेते हैं। लेकिन आज दोनों दोस्त बना हुआ है। क्वाड का सिचुएशन देख लीजिए, क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है ना। तो जापान और क्या है, अमेरिका भी दोस्त बना हुआ है। बहुत जगह पर दोनों साथ साथ मिलकर काम करता है, एक दूसरे को सहयोग करता है। इतना बड़ा त्रासदी के बावजूद भी उस समय तो लगता था कभी दोनों में दुश्मनी हो ही नहीं सकता है, जन्म जन्मांतर का दुश्मनी शुरू हो गया है ना। लेकिन आज देख लीजिए स्थिति क्या है। दूसरा इतिहास से लेते हैं, अंग्रेज और फ्रांस का लड़ाई देख लीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध जो होता था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, वो भी बड़ा भयानक होता था। एवं वो लोग का लड़ाई यूरोप में होता था तो उसका असर भारत में पड़ता था। भारत में उस समय जब अंग्रेज और फ्रांस रहते थे, है ना, दोनों अपना अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, तो लड़ाई शुरू हो रहा है यूरोप में, ये लोग आपस में लड़ाई करते थे भारत में। इतना कट्टरता था इन दोनों में। लेकिन आज ब्रिटेन, फ्रांस सब साथ है, अच्छा से रह रहा है, हंसी खुशी रह रहा है ना। इतना कट्टर दुश्मन होने के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस एक हो सकता है ना। तीसरा क्या है कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। जो बर्लिन का दीवार था, बर्लिन का जो दीवार था वो जर्मनी को दो भागों में बांटे हुए था, है ना। जर्मनी को दो भागों में बांटे हुए था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना। लेकिन 28 सालों के बाद, बंटवारे के 28 सालों के बाद 1889 में, है ना, आपको क्या हुआ, जर्मनी के दीवार को तोड़ दिया गया। यानी बर्लिन की दीवार को क्या किया गया, कि दीवार को तोड़ दिया गया, को तोड़ दिया और दोनों एक हो गए। सही बात। इस तरह से हम लोग इतिहास से बहुत सारी घटनाओं का उदाहरण ले सकते हैं जो शांति का संदेश देता है ना। आप बहुत ज़्यादा पुराना जाइएगा तो बिंबिसार कभी अवंती का राजा को अपना राजवैद्य भेजा था और दोस्ती हो गया था, है ना। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसा कट्टरता रहते हुए भी फिर आगे जाकर क्या हुआ कि दोस्ती हो गया। तो हमें भी लगता है कि पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। जो समस्या है उसका समाधान तो होना ही चाहिए, लेकिन भविष्य हो सकता है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध लेकर आए। दूसरा, ये तो हो गया आपका व्यवहारिक, और इतिहास से हम लोगों ने व्यवहारिक को बातों को समझा कि ऐसा घटना हो चुका है। व्यवहारिक क्या होता है, जो घटना समाज में घटित हो रहा है, जो घट सकता है, वो व्यवहारिक है। कभी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो फिलॉसफी वाला बात है, ये तो दर्शन वाला बात है, ये तो दार्शनिक बात है। यानी कि ये सुनने समझने में तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, ऐसा हो चुका है। इसलिए पहले इतिहास से हम लोग कुछ बातों को उठाए हैं। दूसरा, हम लोग अगर आप दर्शन के नज़र से देखें, दर्शन यानी फिलॉसफी, तो भारत तो समझिए कि गांधी, नेहरू, टैगोर का देश रह चुका है, बुद्ध का देश रह चुका है। उन्होंने क्या कहा कि शांति, अहिंसा और त्याग, ये तीन मूल सिद्धांत है। शांति के लिए अहिंसा और त्याग, ये दो बातें हैं, शांति कहीं भी स्थापित हो सकती है। अब पूछिए कैसे, देखिए, बुद्ध हो चुके हैं, गांधी है, टैगोर है, ठीक है ना। टैगोर ने तो क्या कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, इन्हीं का तो सिद्धांत था। ऐसे ये सिद्धांत तो खैर ऋग्वेद से लिया गया, वेद से लिया गया, लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को जिया, टैगोर ने, वसुधैव कुटुंबकम का। गांधी भी सत्य, अहिंसा, त्याग। बुद्ध का तो खैर जानते ही हैं, सत्य, अहिंसा, त्याग। इतने महान लोग ये बात बार बार आखिर क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि इससे शांति स्थापित हो सकती है समाज में। अब पूछिए कि त्याग से शांति कैसे स्थापित होगा भाई? त्याग करेंगे, हम सेक्रीफाइस करेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। कोई चीज़ अगर हम छोड़ रहे हैं तब तो मेरा लॉस हो रहा है। और ये चीज़ छोड़ना कोई नहीं चाहता है, ना फिलिस्तीन छोड़ना चाह रहा है, ना इजराइल छोड़ना चाह रहा है। सेक्रीफाइस दोनों में से कोई नहीं करना चाह रहा है।
क्यों? दोनों को लगता है कि सेक्रीफाइस हम क्यों करें, हम क्यों लॉस हैं। देखिए, मान लीजिए आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कोई भी मुद्दा, जमीन हो सकता है या फिर आपका कोई भी बेनिफिट हो सकता है, इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इजराइल को। इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फिलिस्तीन को। लेकिन ये जो त्याग है, अगर आप ये त्याग नहीं करते हैं, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपया का क्या करना पड़ेगा, गोला बारूद खरीदना पड़ेगा लड़ने के लिए। अपने देशवासियों का जान देना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? जान देना पड़ेगा। मानवीय जीवन का कोई मूल्य भी होता है, उसका भी मूल्य होता है, सिर्फ रुपया का ही मूल्य नहीं होता, मानवीय जीवन का भी मूल्य होता है। अगर मान लीजिए कि इतना त्याग दोनों मिलकर समझौता करता है और इतना त्याग दोनों करता है, तो न जाने कितना करोड़ों रुपए का बचत हो सकता है। और उन पैसा का क्या कर सकता है कि मानवीय जीवन को ऊंचा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पे खर्च करके सुख शांति वाला जीवन यापन किया जा सकता है। ये भी कुछ त्याग करेगा, इसका भी रुपया बचेगा, करोड़ों रुपया खर्च होने से बचेगा, लड़ाई करने में जो लग रहा है, और अपना जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है। तीसरा बात कि ये प्रयास हो चुका है दोनों देश के बीच में। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन और इजराइल प्रयास नहीं किया मिलने का। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ था। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ था। ओस्लो समझौता हुआ था। इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं कि ये त्याग का भावना तभी आएगा ना, ये दर्शन के हिसाब से ये त्याग का भावना तभी आएगा जब आपका विचार संकुचित नहीं होगा, आपका विचार में कट्टरता नहीं होगा, तब ये भावना आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या है, मान लीजिए कि इस चीज़ को आप समस्या मान रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये थोड़ा देर के लिए सिंपल भाषा में समझाते कुतुब मीनार है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आपको बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। लेकिन आप अपना हाइट को ऊंचा कर लें या आप किसी हाइट वाला जगह पे चले जाएं तो ये आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। शायद आप और ऊंचा जाएं तो ये आपको, जानते हैं, अगर आप यहाँ पे चल जाएं आपका ऊंचाई इतना हो जाएगा तो ये जो कुतुब मीनार है ना, शायद इतना दिखाई देने लगेगा आपको ऊंचाई से। इसलिए क्योंकि आपका सोच ऊंचा हो गया है। यहाँ पे हाइट ऊंचा करने का मतलब अपना सोच को ऊंचा करने की बात कर रहे हैं। ये समस्या जो कुतुब मीनार जैसा लंबा दिख रहा था, ये समस्या नगण्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो खैर फिलॉसफी की बात है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाने का, बुद्ध के नज़र से, गांधी के नज़र से, टैगोर के नज़र से। हाँ, तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि इन दोनों देशों के बीच में समस्या का समाधान करने का पहले भी प्रयास किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। देखिए, हुआ ये कि 1993 में ओस्लो समझौता हुआ। दोनों ने अच्छा से लड़ाई झगड़ा कर लिया, फिर सोचा कि दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख ने सोचा कि कोई फायदा है नहीं, मिलजुल कर रहेंगे, वही सही है ना। तो ओस्लो समझौता हुआ कब? समझौता 1993 में। इजराइल और फिलिस्तीन के, इजराइल फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा को छोड़ दिया, बोला कि वो तुम्हारा है। फिलिस्तीन ने भी इजराइल को मान्यता दिया और क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया। हम फैक्ट में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बस बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कुछ क्षेत्र का इजराइल ने मान लिया, कुछ क्षेत्र फिलिस्तीन का है, फिलिस्तीन ने कुछ मान लिया कि ये इतना क्षेत्र इजराइल का है। दोनों में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था इत्जाक राबिन। एक इजराइल है, ये फिलिस्तीन है। इसके राष्ट्रपति जो थे राबिन, इत्जाक राबिन पूरा नाम था, राबिन, इनको वहां का यानी इजराइल का कट्टरपंथी संगठन, जो कट्टरवादी विचार के लोग थे, गोली मार के हत्या कर देता है। गोली मार के क्यों हत्या कर देता है? क्योंकि उसके नजर में इजराइल फिलिस्तीनियों के आगे झुक गया। कट्टरवादी तो यही सोचते हैं ना कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं।
खुद को बर्बाद करवाएंगे, समाज को भी बर्बाद करवाएंगे। राबिन को गोली मार दिया गया, क्यों? क्योंकि शांति स्थापित करना चाह रहे थे। ओस्लो समझौता शांति स्थापित करने का यह प्रयास था। उधर फिलिस्तीन का जो संगठन था, जो थोड़ा लिबरल था, इससे मिलकर रहना चाहता था, उस संगठन को हटाकर हमास जैसा संगठन आ गया, जो बहुत ही ज्यादा कट्टर हमास आ गया इधर से। मतलब समझ लीजिए कि जो आदमी शांति स्थापित कर रहा था, जो इधर का संगठन शांति स्थापित कर रहा था और एक होना चाह रहा था, वो दोनों को खत्म कर दिया गया। इसको तो गोली मार दिया गया, वहां का राष्ट्रपति को, राबिन को। और इधर से अब क्या आ गया? कट्टरवादी संगठन आ गया। इधर से भी कौन आ गया? कट्टरवादी संगठन आ गया। अब ये दोनों दो कट्टरवाद के बीच में लड़ाई है। ये दो कट्टरवाद के बीच में लड़ाई है। इधर से लिकुड, उसमें लिकुड पार्टी का जो संगठन था वो गोली चलवाया था, दक्षिणपंथी विचार को रखता है वो, है ना। और इधर से ये, अब दोनों लगा पड़ा हुआ है और दोनों तरफ से आदमी मर रहा है, और जो जीवित भी है वो संकट की स्थिति में है। तो समस्या का समाधान दो ही हो सकता है कि आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि समस्या का समाधान करना है। अगर इतना दोनों जन तय कर लेते हैं तो समस्या आधा सुलझ जाएगा। बाकी संघर्ष करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया की जरूरत पड़ेगा, खर्च हो जाता, आग में फूका जाता है। लेकिन समझौता करने के लिए 2 प्याली चाय और 2 कुर्सी टेबल काफी है। बैठकर बात करके समझौता हो सकता है, जो इन्होंने प्रयास किया भी था। इजराइल ने मिस्र के साथ भी प्रयास किया है 70 का दशक में। मिस्र के साथ समझौता हुआ था 1948 में, जो लड़ाई हुआ था उसका बाद इजराइल क्या किया था? मिस्र को हराए ही, उसका जमीन भी कब्जा कर लिया। लेकिन जब मिस्र इजराइल से समझौता किया तो इजराइल कंप्लीटली उसका जमीन छोड़ दिया, और आज दोनों जन मिलकर रह रहे हैं शांति। एक आपसी विश्वास भी होना चाहिए, तभी समझौता सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे बड़ा कट्टरवाद को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि इसका मुख्य कारण यहाँ का जनता से ज्यादा यहाँ का कट्टरवादी संगठन, जो जनता के दिमाग में क्या करता है कि जहर बोता है ना, मिलकर रहने नहीं देंगे। तो ये कट्टरवादी सोच को हटाना पड़ेगा, और यही इसका प्रमुख कारण है। और अगर इसी को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से समझौता हो सकता है। जहां तक मेरा अपना विचार था यही था, जिसको आपके साथ शेयर किए हम। और भी विचार हो सकता है, खूबसूरत विचार आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप अपना ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं, मेरा ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। और हमें लगता है कि पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। इसे 2020 मैच की तरह मजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग आजकल जो बनाए हुए हैं कि मैं इजराइल के साथ हूँ, मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। मानवता के साथ रहने का ज़रूरत है। अगर आप मानवता के साथ हैं तो आप पूरे विश्व के साथ हैं। भारत का यही संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम। अब भारत इसका जीता जागता नमूना है। एक छोटा सा देश में अरबी और इजरायली मिलकर नहीं रह सकते हैं, यहूदी मिलकर नहीं रह सकते हैं। सोचिए, भारत तो एक अपने आप में क्या है, महाद्वीप है। उसमें इतना जाति, धर्म, भाषा भाषी के लोग रह रहे हैं और मिलकर रह रहे हैं। छुटपुट घटना को छोड़ दीजिए, वो लोग मिलकर रह रहे हैं। यानी जो कंपोजिट सोच है वो कितना विकसित है कि हम लोग आराम से रह रहे हैं इतना बड़ा देश में। इतना जाति के लोग, न जाने ट्राइब में भी कितना ट्राइब है, जाति में भी कितना जाति है, धर्म में भी कितना धर्म है। इंद्रधनुष की तरह हम लोग हैं। भारत इंद्रधनुष की तरह चमक रहा पूरा विश्व में। इससे सीख लेने की जरूरत है। भारत से भी सीख लेने की जरूरत है लोगों को। फिलिस्तीन, इजराइल जैसे लोगों को भारत से सीख लेने की जरूरत है कि मिलकर रहा जा सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।